हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ सीईटी के एग्ज़ाम को लेके। सीईटी के एग्ज़ाम का हमारा सिलेबस आ चुका है, सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सीईटी का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर दें। भले ही आपको उनमें से कोई एग्ज़ाम देना हो, नहीं देना हो, फिर भी आप सीईटी का एग्ज़ाम भर दें। उसका कारण ये है कि सपोज़ करते हैं अगर आपको कभी कोई एग्ज़ाम देने का दिल किया, तो फिर आप एटलीस्ट आपके पास सीईटी का स्कोर कार्ड होगा। सेकेंडली आप अपने आप को एस्टिमेट कर पाएँगे कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी आपको तैयारी करनी बाकी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सीईटी का एग्ज़ाम एक तरीके से आपका एक टेस्ट होगा जो आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी जा रही है। अच्छा, इस सीईटी के एग्ज़ाम में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सीईटी के एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आने वाला है। हालाँकि आपको लग रहा होगा कि बहुत कम पोर्शन आने वाला है, ऑलमोस्ट 10 टू 12 क्वेश्चन साइंस से बनेंगे, जैसा मुझे लगता है। तो इन 10 से 12 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाए, जो कि जनरली नॉन साइंस के स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं। पर फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन का अपना एक महत्व होता है। बहुत ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो वहाँ पे एक-एक क्वेश्चन आपके स्कोर को बढ़ाने वाला है। सेकंड थिंग ये है कि आप साइंस की अगर तैयारी करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम खराब करें, ऐसा मत करना। लेकिन फिर भी जितने भी टॉपिक ईज़िली आप तैयार कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आप बहुत ईज़िली जा सकते हैं, उतना कम से कम तैयारी करिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हैं साइंस में, तो भी मैं मान के चलती हूँ 12 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे आएँगे, जो सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए और जो लोग साइंस के बैकग्राउंड से हैं, वो लोग इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि भले ही साइंस आती है, पर छोटे-छोटे क्वेश्चन में बहुत बारीकियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में बेहतर होगा कि हम साइंस की तैयारी करें। यहाँ पे मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस को सबसे पहले यहाँ मेंशन किया गया है। तो इसके सिलेबस में हमारे कुछ तो टेक्नोलॉजी का पार्ट आने वाला है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, स्पेस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ठीक है? तो ये दोनों तो हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए हैं। कुछ आपका ये वाला जो पोर्शन है एग्रीकल्चर साइंस एंड हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इसका हम डिटेल सिलेबस हम बाद में देख लेंगे कि मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूँगी किसी वीडियो में कि उसको आपको किस तरीके से स्टडी करना है, कहाँ-कहाँ से स्टडी करना है। तो ये जो एग्रीकल्चर साइंस वाला पोर्शन है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आप इकोनॉमिक सर्वे से रेडी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर ये वाला जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, ये सब आपको राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से करना होगा। इसके अलावा कौन-सा टॉपिक आपको किस बुक के किस चैप्टर में मिल जाएगा, वो हम डिटेल सिलेबस में पढ़ लेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के मैंने कुछ क्वेश्चन्स लिए हैं। क्वेश्चन थोड़े हैं, आप आंसर कीजिएगा, देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपकी तैयारी साइंस में कैसी है। और सेकंड थिंग ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैं क्वेश्चन कम है, लेकिन उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँगी, जिससे आपको चैप्टर भी क्लियर होते जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आसान लगेगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, तो हम 3 चीज़ों के बारे में बहुत स्पेशली पढ़ते हैं, दैट इज़ द आई यानी कि होता है करंट, बी यानी वोल्टेज होता है, आर मतलब रजिस्टर होता है, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसे कहते हैं। ठीक है? तो बेसिकली ये 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द हमारा पूरा चैप्टर घूम रहा होता है, बाकी चीज़ें इसके साइड बाय साइड चलती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को उठाते हैं और उसके रिलेटेड देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक परिभाषा है, ये एक डेफिनेशन है जो ये बताती है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को आप बताइए क्या कहते हैं, तो मैं आपको जब तक यहाँ समझा देती हूँ। देखिए, आवेश मतलब होता है Q, और प्रवाह की दर मतलब होता है समय। तो Q अपॉन T के बराबर क्या होता है वो आपको बताना है। जब तक मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करते हैं कोई चालक तार है, इसमें ये सर्किट जुड़ा हुआ है, यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी और एक सर्किट को बना दिया, राइट। अब यहाँ पे हमारे क्या होता है, किसी भी चालक तार में ना यहाँ परमाणु पाए जाते हैं, और परमाणु के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये यहाँ से जब बैटरी लगाई जाती है, तो बैटरी क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देती है, एक तरीके से पुश करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं, यानी आवेश फ्लो करने लग जाता है। और इसी आवेश के फ्लो करने को हम कहते हैं करंट। करंट यानी कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं।
तो यहाँ पे ये हो जाता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है। तो अभी हमने देखा कि एक चालक तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने को हम करंट कहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला भी हमने देख लिया, उस फॉर्मूले को आप अलग से याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है I इक्वल टू Q अपॉन T। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आपको एसआई यूनिट याद रखनी है। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होती है विद्युत धारा की। तो ओम किसकी होती है? देखिए, ओम रजिस्टर की होती है, रेजिस्टेंस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इसके अलावा वोल्ट, वोल्ट किसकी होती है? वोल्टेज की होती है, वोल्टेज यानी विभवांतर की होती है। और उसके बाद आती है फेराडे। फेराडे होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर मतलब संधारित्र। संधारित्र। ठीक है, तो कैपेसिटर की फेराडे हो गई, वोल्ट आपकी विभवांतर की होती है, और ओम आपके प्रतिरोध की होती है, एम्पियर आपके करंट की होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यही आता है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव को मापने के लिए क्या काम में लेते हैं? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियल मीटर या अमीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? वोल्टमीटर। हालांकि गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियल मीटर में भी बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है, और वोल्टमीटर, ये तीनों लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। अमीटर जो होता है वो अमीटर होता है विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है और पोटेंशियल मीटर क्या करता है कि सपोज आपने कोई एक सेल है आपकी बैटरी, और सेल के अराउंड जो विद्युत विभवांतर कितना है, तो विभवांतर नापने के लिए, मतलब यहाँ के विभव में और यहाँ के विभव में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मापन करने के लिए पोटेंशियल मीटर को काम में लेते हैं। जबकि बहुत ही माइनर सा विभवांतर है जो कि जनरली वोल्टमीटर जिसे मेजर नहीं कर पा रहा है, उसे मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को भी काम में ले लेते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? ठीक है, यानी कि प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? सपोज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक चालक तार होता है, और देखिए बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेना चाहिए, तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो हमको हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स पे जब हम बैटरी के थ्रू यहाँ पे एक तरीके का बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसे हम विद्युत विभव के नाम से जानते हैं, उस विद्युत विभव के वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करने लग जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ गति कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा नहीं? या यहाँ कोई परमाणु होगा, उस परमाणु से ये टकराएगा नहीं? तो एक तरीके से आप यूं मान लीजिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे गति करते हैं और आगे किसी परमाणु या दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये टकराते रहते हैं, तो वहां क्या क्रिएट हो जाता है? प्रतिरोध क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब प्रतिरोध तो क्रिएट हो गया है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? क्या प्रतिरोध हमेशा बराबर होता है सबका? नहीं। आप सोच के देखिए कि मान लेते हैं ये तार छोटा है और ये तार लंबा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करना शुरू करता है, तो यहाँ तक गति करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करना शुरू करता है, पूरे यहाँ तक गति करेगा, सपोज करते हैं। तो किसको ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स इसको ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। घनत्व, घनत्व पे डिपेंड करता है। हाँ जी, करता है। एक्चुअली ये घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है, ये घनत्व यूं कह सकते हैं कि ये तार जो बना हुआ है, जो आपका मटेरियल बना हुआ है, वो किस चीज का है। तो बेसिकली इसे घनत्व कह दीजिए या मटेरियल कह दें तो ज्यादा अच्छा है। कि सपोज ये आयरन का है तो अलग प्रतिरोध होगा, एल्यूमिनियम का तार है तो अलग प्रतिरोध होगा, चालक तार। अगर ये सिल्वर का है तो ये इसका प्रतिरोध अलग होगा। तो आप मुझे बताएंगे, सपोज मैं ये कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, तो इन तीनों में से या जितने भी चालक तार होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा प्रतिरोध, सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? मतलब सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी आप देखिएगा कि लंबाई का हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताती हूँ, एक हमने देख लिया, एक तो लंबाई पे डिपेंड करता है, दूसरा हमने देख लिया कि वो
प्रकृति पर निर्भर करता है कि एक्चुअली में जो मटेरियल है वो क्या है ना, किस चीज का तार बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। गलनांक पे ये निर्भर नहीं करता, गलनांक पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। इसके अलावा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर देखिए, एक चौड़ा रास्ता था, मतलब खूब चौड़ा रास्ता था, और एक पतली सी सकरी गली थी, तो प्रतिरोध किसमें ज्यादा फील होगा? प्रतिरोध यहाँ ज्यादा फील होगा, यानी एरिया ज्यादा प्रतिरोध कम, उल्टा हो गया ना, तो इसे नीचे लिखा जाता है। ठीक है, आर जो है वो एल पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, यानी लंबाई ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा। फिर दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्यादा प्रतिरोध कम, उल्टा हो गया ना, प्रतिरोध ज्यादा क्षेत्रफल कम, है ना, तो इसको उल्टा हो गया, ये इनवर्स हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पूछा है समानुपातिक किसके होता है। क्वेश्चन में यहाँ ध्यान से देखिएगा, पता है क्या होता है, यहाँ पे आपसे पूछा है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तब तो प्रतिरोध इस पे भी निर्भर करता है, इस पे भी निर्भर करता है, इस पे भी निर्भर करता है, लेकिन आपसे पूछा है समानुपाती, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती पूछा है, तो समानुपाती तो भाई साहब एल के होता है। ठीक है, तो एल मतलब लंबाई के समानुपाती होता है, तो हमारा आंसर होगा ये। अगर ये पूछता निर्भर किस पे करता है, तो तीनों पे करता है। अगर आपसे पूछता व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, तो ए के होता है। ठीक है, इसके अलावा वो टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, गलनांक पे नहीं, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ जो होता है उसका जब प्रयोग किया जाता है तो एमीटर और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं। तो चाहे ओम्स लॉ हो या दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, अमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। अमीटर मतलब मैंने बताया जो करंट मेजर करके देता है, और वोल्टमीटर होता है जो वोल्टेज यानी कि वोल्टेज मतलब विभव को मेजर करके देता है। ठीक है, तो मीटर करंट को कर रहा है, वोल्टमीटर वोल्टेज को कर रहा है, तो इनको कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, एक सर्किट बना लिया। अब ये सर्किट आपका ओम्स लॉ के लिए बनाया है तो भी ठीक है, और बिना ओम्स लॉ के बनाया है तो भी ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा दी, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, एक प्रतिरोध लगा दिया। प्रतिरोध का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि सपोज मैंने कोई बल्ब लगा दिया, कोई पंखा लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दी, एसी लगा दिया, कुछ भी मैंने प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे मेजर करना है कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो करंट यहाँ जाएगा, तो कितना करंट जाएगा इधर में, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। एक तो ये मेजर करना है, एक ये मेजर करना है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है। इस डिवाइस, ये जो हमने डिवाइस यहाँ लगाई है, प्रतिरोध यहाँ लगाया है, इस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना है। तो दो चीजें मेजर करनी है, इस सर्किट में करंट कितना है और इस सर्किट में वोल्टेज कितना है। तो करंट को मेजर करने के लिए तो मैंने एमीटर लगा दिया, ठीक है, और मैंने वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया। लेकिन लगाना कैसे है, तो लगाना ऐसे है कि जहां करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वहां पे सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में मुझे लगाना पड़ेगा अमीटर। आप इधर भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी अमीटर लगा सकते हैं, पर होगा श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगेगा। ठीक है, और आप कहेंगे सीरीज क्या होता है, सीरीज मतलब उसी क्रम में उसी लाइन में लगाना है आपको जहाँ सर्किट बना हुआ है। और वोल्टेज वोल्ट मीटर आपको ना हमेशा समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। ये लीजिए, वोल्ट मीटर को आपने इसके चारों तरफ लगा दिया, मतलब इस तरीके से यहाँ से शुरू हुआ, इसके बराबर बराबर गया ऊपर अलग से, फिर यहाँ वोल्ट मीटर लग गया और यहाँ आ गया, इसे कहते हैं समांतर क्रम। तो सीरीज में तो अमीटर को जोड़ते हैं, तो अमीटर को सीरीज में जोड़ दिया, तो समांतर क्रम ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अमीटर को श्रेणी क्रम में, ये तो ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, तो वोल्ट मीटर को हम किस में करेंगे, समांतर क्रम में। देखिए टाइप करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ये बोल्ड नहीं वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लिखा हुआ है, तो ओम्स लॉ हो भी और नहीं भी हो उससे कोई जस्ट मिनट, ओम्स लॉ हो भी और नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सर्किट होगा तो अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, आप देखिएगा। किसी परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है। देखिए हमने क्या किया, अच्छा ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला और बता देती हूँ आपको। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो V होता है ना वोल्टेज, वो IR के बराबर होता है, यानी करंट में अगर प्रतिरोध का गुणा कर दिया जाए तो हमारा वोल्टेज कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक परिपथ है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है, इसका चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम, 1.5 ओम, 4 ओम, 3.5 ओम, 6 ओम होता है। और तो आपको ये बताना है कि जो 6 ओम वाला प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले मैं एक बार सर्किट बना के दिखा देती हूँ आपको। मान लेते हैं ये बैटरी लगा दी, कितनी बैटरी लगाई हुई है आप बताइए, 1, 2,
3 4 5, ये मैंने 5 प्रतिरोध लगा दिया। अब कहेंगे 5 क्यों लगाए, तो आप देखिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये 3 ओम का एक जोड़ा है, तो ये कितना है, 3 ओम का है। ये कितना है, 1.5 ओम का है। ये 4 ओम का है। ये 3.5 ओम का है। और ये 6 ओम का है। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अच्छा, लिखा नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन यही था कि इसमें सभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए थे, इसलिए मैंने सबको लाइन से जोड़ दिया। अगर मुझे अमीटर जोड़ना होता तो बताओ मैं कहाँ जोड़ती, या अगर यहाँ पे जोड़ देती, या कहीं भी जोड़ दो आप। यहाँ पे बीच में भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, श्रेणी क्रम में आप कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। तो आपने ये सर्किट बना दिया। नौ, अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें बैटरी जो लगी हुई है वो कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और ये प्रतिरोध है, तो ये ओम में लिखे हुए हैं। ओम एसआई यूनिट होती है। ओम एसआई यूनिट होती है किसकी, प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है। तो हमने कहा कि ये इस तरीके से लगे हुए हैं। अब आप मुझे करंट बताइए, वो भी कहाँ पे, यहाँ पे करंट बताना है आपको कि कितना करंट इसमें फ्लो होगा। तो देखिए, हम दूसरे कलर से सॉल्व कर लेते हैं इसको, कि सबसे पहले तो यहाँ पे अलग अलग प्रतिरोध हैं, बहुत सारे प्रतिरोध दे रखे हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सारे प्रतिरोध के बदले में एक कॉमन प्रतिरोध निकाल लेते हैं। चूंकि सारे श्रेणी क्रम में हैं, तो मतलब जैसे मैंने 6 डिवाइस लगा रखी है। अब मैंने कहा कि भाई मैंने एक कमरे में एक 2 वाट का बल्ब लगा रखा है, एक 3 वाट का लगा रखा है, एक 4 वाट का लगा रखा है। तो आफ्टरऑल मेरे कमरे में रोशनी कितने के बराबर होगी, 4 + 3 + 2, इतने वोल्ट के बराबर रोशनी होगी। मतलब मैंने सबको ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने इतने सारे प्रतिरोध लगा रखे हैं, तो हम मान के चलते हैं सबको एक साथ। तो एक साथ कितना हो जाएगा, तो 3 + 1.5 + 4 + 3.5 + 6। अच्छा, जो लोगों को नहीं पता है वो उनको मैं एक चीज बता देती हूँ कि चूंकि ये सारे श्रेणी क्रम में सब लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको लाइन से ऐड कर दिया गया। अगर ये लाइन में नहीं होके कुछ ऐसा होता कि कोई एक प्रतिरोध ना यहाँ लगा होता, इस तरीके से अलग से लगा होता, तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, सारे लाइन से जुड़ रहे हैं, इसलिए हमने इनको लाइन से ऐड कर दिया। इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 18 ओम, ठीक है। आर का पता चल गया, आर कितना आ गया हमारा 18 ओम। वोल्टेज कितना दे रखा है हमको, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है ना, यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। तो 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, V = IR, ये ओम्स लॉ कहता है। तो B की वैल्यू IR की, तो हमें I निकालना है, तो हम I को क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं। V कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। R कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज द 1/3। 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33 एम्पियर। इतना हमारा करंट यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इस वाले में कितना करंट जाएगा, ठीक है, इसमें कितना करंट जाएगा। तो अब मेरी बात सुनो कि यहाँ से आपका करंट निकला जो कि कितना था, 0.33, है ना, इतना करंट निकला। जब ये ऊपर गया, यहाँ गया, इसमें से जब बाहर निकला, यानी एक तरीके से नदी के जैसा है। तो नदी से अगर 3.33 एम्पियर यहाँ करंट निकल रहा है, जब इसमें जाएगा तो ये आराम से काम में ले लेगा, 3 ओम काम में ले लेगा, और पूरा का पूरा करंट बाहर छोड़ देगा। बाहर छोड़ दिया, फिर ये आगे गया, इसने भी अपना सारा करंट काम में ले लिया, फिर आगे चला गया करंट, फिर इसके आगे चला गया, फिर ऐसे जाते जा रहे जाते जा रहे। तो यहाँ जब पहुंचेगा तो कितना करंट होगा, यहाँ पे भी 0.33 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना करंट होगा, 0.33 ही होगा। तो आप कहोगे फिर ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन ये हुआ कि अगर हम समांतर क्रम में होते ना, इस तरीके से समांतर क्रम में, जैसे मान लो मैं आपको एक सर्किट बना के दिखा देती हूँ कि सपोज करते हैं यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी, और हमने एक प्रतिरोध यहाँ लगाया हुआ है, और दूसरा प्रतिरोध इस तरीके से यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा करंट चलना शुरू हुआ। अब देखो मैं आपको करंट चला के दिखाती हूँ, देखना, यहाँ से मेरा करंट चलना शुरू हुआ, यहाँ चला, यहाँ चला। यहाँ की कंफ्यूज हो गया कि मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कुछ हिस्सा ऊपर चला जाएगा और कुछ हिस्सा इसका नीचे, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। लेकिन हमारे इस वाले सर्किट में जब हमारा करंट चलना शुरू हुआ था, तो उसको बटने के लिए कोई जगह नहीं थी। जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा,
उतना ही करंट इसमें जाएगा, यानी जब वो जाते जाएगा तो हर जगह बराबर करंट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जब करंट फ्लो होता है तो बराबर 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 करंट ही फ्लो होता है, कम या ज्यादा नहीं होता। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फ्यूज तार को कहाँ जोड़ा जाता है, तो फ्यूज तार के बारे में एक दो बात देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, फ्यूज तार सबसे पहले तो बना होता है एसएन और पीवी, यानी ये हो गया स्टेनम और लेड, इन दोनों से मिलकर बनता है फ्यूज तार। पहली बात, ये क्वेश्चन सारे यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा फ्यूज तार से कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है, वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तीसरा इसको कहा जाता है कि इसका प्रतिरोध, सॉरी, गलनांक ज्यादा नहीं होता है, गलनांक बहुत ज्यादा कम होता है, यानी फटाफट से गल जाता है, जरा भी गर्म हुआ और टूट गया, ठीक है। और एक होता है इसकी प्रतिरोध की बात करें तो इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। और चौथा क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसको कहाँ जोड़ा जाता है, तो इसको कहाँ जोड़ा जाता है भाई, इसको लाइव वायर में जोड़ा जाता है। 3 वायर होते हैं, एक अर्थ वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक लाइव वायर होता है। तो इसको हमेशा कहाँ पे, लाइव वायर में जोड़ा जाता है, जहाँ पे करंट आता है, क्योंकि करंट को ही तो रोकना है ना हमको। अगर एक्स्ट्रा करंट आ गया तो ये फ्यूज वायर गल जाएगा, गल के टूट जाएगा, तो इसके वजह से क्या होगा, आगे करंट ही नहीं जाएगा और हमारा पूरा जो डिवाइसेस हैं, जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं, वो सब बचे जाते हैं, खराब नहीं होते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन से ज्यादा कभी फ्यूज वायर में मुझे नहीं लगता कि पूछे जाते हैं। एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन और है जिसे आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है V इक्वल टू IR पे बेस्ड, ठीक है। तो हमको V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 वोल्ट दे रखी है, 40 वोल्ट, और हमको प्रतिरोध में धारा दे रखी है, यानी करंट दे रखा है I इज इक्वल्स टू 100 मिली एम्पियर। तो आपको क्या करना है, R कैलकुलेट करना है, वो तो आप कर लोगे, फिर मेरी क्या जरूरत है, मेरी जरूरत यहाँ पे थोड़ी सी मिली एम्पियर को सॉल्व मत कीजिएगा, आप इसे सॉल्व करना एम्पियर में। तो इसको आप लिख लेंगे 100 इंटू 1000, सॉरी इंटू नहीं होगा, मिली है ना, तो डिवाइड बाय होगा 1000 एम्पियर, ठीक है। 100 अपॉन 1000 एम्पियर। अब आर को आपको कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आर निकालना चाहूँ, तो वैसे आप स्मार्ट हैं, आर इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिएगा, सॉल्व कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट में आंसर कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जिसमें हमने देखा कि Q इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू Q अपॉन T एक फॉर्मूला देखा, एक V इक्वल टू IR फॉर्मूला देखा। हमने देखा कि जब भी परिपथ में किसी सर्किट में बहुत सारे प्रतिरोध लग रहे हैं लेकिन सारे सीरीज में लग रहे हैं, तो उसमें सब में बराबर करंट फ्लो होती है और उनका कंबाइंड प्रतिरोध निकालने के लिए उनको डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। हमने देखा अमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं, साथ में उन्हें किस जगह जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने थोड़ी सी जानकारी फ्यूज वायर की देखी। तो थ्योरेटिकल पार्ट का कुछ सेक्शन यहाँ कवर हो जाता है। एक क्वेश्चन इसमें यूनिट से रिलेटेड पूछा जाता है कि आपके घर में इतने अप्लायंसेज हैं तो कितना विद्युत खपत होगा, उस तरह के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तभी मैं आगे की वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड रहूंगी। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।